चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज का चैप्टर का नाम है आफ्टर वर्ड्स। तो आज हम लोग आफ्टर वर्ड्स जो पोएम है उसको हम लोग समझेंगे, लाइन बाय लाइन उसका जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करेंगे और टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आफ्टर वर्ड्स। तो आफ्टर वर्ड्स को लिखा है किसने? थॉमस हार्डी ने। किसने लिखा बताइए? थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी एक इंग्लिश पोएट थे, उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है और इस चैप्टर में उन्होंने किस चीज का जिक्र किया? चैप्टर का नाम ही है आफ्टर वर्ड्स। क्या नाम है बताइए? आफ्टर वर्ड्स का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कोई चीज के बाद, जब कोई चीज के बाद कुछ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आफ्टर वर्ड्स। तो आफ्टर वर्ड्स को थॉमस हार्डी ने लिखा है एंड दिस इज द पोएम एक्चुअली, जहां पर वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने 1917 का बोलिए 1917 में ये कविता उन्होंने कंपोज किया था। कब किया था बताओ? 1917 में उन्होंने इस कविता को कंपोज किया था और जब उनका एज था 77 ईयर्स। तो व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 77 ईयर्स ही कंपोज दिस पोएम। तो देखो क्या होता है ना, जैसे जैसे आपका उम्र बीतता है, जैसे जैसे आपका अपने जीवन को जी लेते हो या जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, तो दुनिया का एक जो इनएविटेबल फैक्ट है वो है डेथ। तो डेथ इज द इनएविटेबल फैक्ट ऑफ द लाइफ। दुनिया में एक ही चीज ऐसा है जो एकदम सच है, एकदम कड़वा सच है, वो है आपका डेथ। चाहे वो आप हो, हम हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिसने भी इस पृथ्वी पे जन्म लिया, हर व्यक्ति को मरना है। तो द अनएविटेबल फैक्ट इज द डेथ। बात समझे ना? तो पोएट जो है एट द एज ऑफ 77 ईयर्स, 77 साल की उम्र में, 77 वर्ष की उम्र में वो इस कविता को लिख रहे। और उन्होंने इस कविता को जब कंपोज किया था तो वो था समय था 1917। याद रखिए, सब एमसीक्यूज में आपके काम आएंगे। दोस्तों, उन्होंने इस कविता में किस चीज के बारे में आपसे पूछेगा, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम? तो इस कविता में उन्होंने बताया है हाउ आई वुड बी रिमेंबर्ड वंस आई डाइड। मतलब होता है कि हमको लोग कैसे याद रखेंगे। लोग कि देखो, जिंदगी जीना बड़ा बात नहीं होता है। आप जब इस दुनिया से चले जाते हो, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे जन्म लिया है सबको मरना है, चाहे वो आप हो, हम हो, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन जब आप इस पृथ्वी पे नहीं रहोगे, हाउ पीपल विल रिमेंबर यू, दैट इज एक्चुअली द इम्पैक्ट। लोग कैसे आपको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कवि उसी कॉन्टेक्स्ट में ये कविता को लिख रहे हैं और वो कहना चाहते हैं कि हाउ आई वुड बी रिमेंबर्ड वंस आई डाइड। इसीलिए कविता का नाम है आफ्टर वर्ड्स। आफ्टर वर्ड जो होता है, सिंपल इंग्लिश का मतलब क्या होता है? आफ्टर वर्ड का मतलब होता है कोई चीज होने के बाद। तो वंस आई डाइड, अगर मैं मर जाऊंगा तो लोग मुझे किस तरह से याद रखेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप सोचो, जैसे कोई प्लेयर है, क्रिकेट खेलता है, जब उसका डेथ हो जाता है तो ही इज रिमेंबर्ड एज अ बेस्ट प्लेयर्स। वो जो बड़े बड़े स्कोर्स किया रहता है या अच्छा मैच खेला रहता है या कोई मैच अगर देश को वर्ल्ड कप जैसा बड़े गेम को जिताया रहता है, लोग उसको उस तरह से याद रखते हैं। बात समझे ना? हर इंसान, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर होता है, देश में उसने बहुत बड़े बदलाव किए रहते हैं, तो लोग जब वो मर जाता है तो लोग उसको उस तरह से याद रखते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में कवि जो है, कवि मतलब थॉमस हार्डी, ही इज ट्राइंग टू से दैट हाउ ही वुड बी रिमेंबर्ड वंस ही इज डेड, कि जब वो नहीं रहेगा तो लोग उसको कैसे याद रखेंगे। क्योंकि जिस उम्र में वो है, उस उम्र में उसको ये समझ आ रहा है कि अब 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी हो, हमको मरना है। तो जब मैं नहीं रहूंगा इन लोगों के बीच में जिनके बीच में मैं आज हूं, तो लोग मुझे कैसे याद करेंगे, उसी का जिक्र इस कविता में किया गया है। आप समझ रहे? दिस पोएम इज ऑल अबाउट हाउ द पोएट विल बी रिमेंबर्ड वंस ही इज डेड। कवि के मरने के बाद कवि को कैसे याद किया जाएगा। कभी अपना नोट छोड़ना चाहता है, कभी अपना छाप छोड़ना चाहता है अपने लोगों के बीच में, जिन लोगों के पास वो रहता है उनके बीच में। बात समझ रहे ना? तो वो कैसे होगा, तो वही हम लोग इस कविता में लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। चलिए निकालिए अपना बुक निकाल लीजिए। बुक में देखिए पेज नंबर कितना बाबू? 43। अब यहाँ पे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। आई होप आप बैकग्राउंड समझ गए होंगे कि कविता किस कॉन्टेक्स्ट में है और किस चीज के बारे में। तो इसीलिए इसका नाम आफ्टर वर्ड्स क्यों है, अब आप समझ गए होंगे। इसका नाम आफ्टर वर्ड्स इसलिए है क्योंकि यहां पर आप पढ़ने वाले हो कि कवि को कैसे याद किया जाएगा, किसके बाद? उसके मरने के बाद। अब यहां पर थोड़ा बॉम्बेस्ट, अब देखो पोइट लोग का जो लैंग्वेज होता है ना, वो खतरनाक ही होता है। पोइट लोग का लैंग्वेज कभी स्ट्रेट नहीं होता है, तब तो फिर वो पोएम ही नहीं होगा, फिर एक्सप्लेनेशन का जरूरत ही नहीं होगा। समझ रहे हो ना? तो लाइन टू लाइन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हो देखिए, When the present has latched its post in behind my tremulous stay, बोला जिस तरह से मैं अभी रह रहा हूं, जो मेरा प्रेजेंट है
वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। कहीं ना कहीं कहाँ छूट जाएगा बताइए? पीछे। और जब मैं मरने वाला रहूंगा, जब मेरे सामने मेरे दरवाजे पे डेथ खड़ा रहेगा, डेथ मतलब मृत्यु, मौत, बस शुद्ध हिंदी बोलने से भी आपको दिक्कत होगा, इसलिए मिक्स करके बोल रहे। एंड द मे मंथ फ्लैप्स इज ग्लैड ग्रीन लीव्स लाइक विंग्स। और जब मई के महीने में, देखो जैसे मई का महीना आता है ना, तो मई के महीने में क्या होता है, मतलब अलग अलग तरह का जो पेड़ है, पंखुड़ियाँ है, पत्तियाँ हैं, नए नए पत्तियाँ पेड़ों में लगते हैं। तो बोला है, कवि बोल रहा है कि जब मेरा मृत्यु हो जाएगा, मेरा जो प्रेजेंट लाइफ है वो खत्म हो जाएगा और हम कहीं ना कहीं मर गए हुए रहेंगे, उस समय जब मेरे दरवाजे पर जब मेरा वर्तमान जो है वो कांप रहा होगा। वर्तमान का मतलब होता है माय प्रेजेंट, देख लेगा, व्हेन द प्रेजेंट हैज लैक्स इट्स पोस्टर्न बिहाइंड माय ट्रेमलस स्टे, कि अभी जो इस तरह से मैं रह रहा हूं, जिस तरह से मैं रह रहा हूं, उसके बैक डोर से, बैक डोर मतलब पीछे के दरवाजे से, जब मेरे दरवाजे के पास मौत आके खड़ा रहेगा, बात समझिए, और मैं मृत्यु पर जाने वाला रहूंगा या फिर मरने वाला रहूंगा, उस समय की बात वो कर रहा है, बात समझिए ना। एंड द मे मंथ फ्लैप्स हिज ग्लैड ग्रीन लिव्स लाइक विंग्स। बट हाँ, ये सही है कि मेरा मौत आने वाला रहेगा या मैं मरने वाला रहूंगा, लेकिन उसी समय मतलब मई के महीने में। तो आपसे पूछेगा कि पोइट कौन सा महीना का जिक्र कर रहा है, पोइट इज टॉकिंग अबाउट विच मंथ, तो आंसर क्या होगा बाबू? मई मंथ। फर्स्ट स्टैंजा में अलग अलग पार्ट में अलग अलग डिस्कशन है जो आप धीरे धीरे पढ़ोगे। तो जब मई के महीने में हरे हरे पत्तों की तरह पंख फड़फड़ा रहा होगा, बात समझे, और नए नए कोमल कोमल, देखो क्या लिखा, डेलिकेट डेलिकेट फिल्म्ड एज अ न्यू स्पन सिल्क विद द नेबर सेज। बोला है कि नए नए पंखुड़ियां लग रहे होंगे चारों तरफ, रेशम की पंखुड़ियां लग रही होंगी, मतलब एक बहुत ही सुंदर सा नेचुरल सिनेरियो का जिक्र जो है वो पोइट यहां पे कर रहा है कि जब ये ऐसा समय रहेगा, क्या विल द नेबर शेज ही वाज अ मैन हु यूज्ड टू नोटिस सच थिंग, क्या मेरे आसपास के लोग ये कहेंगे कि ये वो इंसान था जो अब नहीं है हम लोग के बीच में, लेकिन ये वो इंसान था जो इतना करीब से नेचर को ऑब्जर्व करता था, इतना क्लोजली वो नेचर को ऑब्जर्व किया करता था, ये एक ऐसा इंसान। क्या हमारे आसपास के लोग, क्या मेरे पड़ोस के लोग ऐसा कहेंगे कि ये वो इंसान था जो इस तरह से नेचर को ऑब्जर्व किया करता था? मतलब एक्चुअली ना पोइट इस कविता में ये बताना चाह रहे ना कि हाउ क्लोजली ही वाज इंटरेक्टेड टू द नेचर्स, हाउ क्लोजली यूज्ड टू ऑब्जर्व द नेचुरल थिंग्स। वो नेचर से कितना अट्रैक्टेड था, वो नेचर को कितना बारीकी से। देखो हम आपको पहले स्टार्टिंग में क्या बोले, हर आदमी का अपना एक पहचान होता है। तो कोई अगर प्लेयर है तो उसको लोग खेल के लिए याद रखते हैं, कोई अगर देश को ओलंपिक जिता रहा था लोग उसको उसके लिए याद रखते हैं। तो देखो अल्टीमेटली लाइफ का इंपैक्ट यही है कि डज नॉट मैटर व्हाट यू आर डूइंग इन द लाइफ, व्हाट मैटर्स कि व्हेन यू आर गॉन हाउ पीपल विल रिमेंबर यू। लोग आपको कैसे याद रखते हैं जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, तो लोग आपको कैसे याद रखेंगे, किस तरह से याद रखेंगे, क्या इंपैक्ट होगा आपके लाइफ के ऊपर या उनके लाइफ के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग आप लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि नहीं हम नहीं रहेंगे। जैसे कभी कभी आप लोग दोस्त फ्रेंड सर्कल में बात भी करते हो तो क्या बोलते हो कि नहीं बाबू तुम नहीं रहोगे ना तो हम पगला हो जाएंगे, मर जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, समझिए, द लाइफ इज लाइक दिस, ये बोलने का बात है। और ये वो लोग बोलते हैं ना जिनको बुद्धि नहीं है, जो 8-9 में पढ़ रहा है, एकदम निब्बा निब्बी है। आप लोग की तरह जो मेच्योर्ड लोग हैं ना, वो लोग कभी ऐसा बात नहीं करेंगे। उसको पता है कि दिस इज एब्सोल्युटली फेक वर्ड, ये शब्द ही गलत है, क्योंकि आप किसी को लोग मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ऐसा नहीं है। वंस यू आर गॉन, मैटर करता है कि तुम जब चले जाओगे तो तुमको याद कैसे किया जाएगा, ये बहुत मैटर करता है। और लोग आपको 2 दिन ज़्यादा भूलने में टाइम नहीं लगता है। इतना बड़ा बड़ा देखोगे लोगों के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बहुत करीब लोगों को खो दिया जीवन में, लेकिन क्या है, लाइफ गोज ऑन, लाइफ गोज ऑन। जिंदगी ऐसे ही होता है, जीवन आपको जीना पड़ता है, तकलीफ सबको होता है थोड़ा आदमी को, तो वही चीज़ होता है। अल्टीमेटली आपके मन पर यही इंपैक्ट होता है कि उसके मेमोरीज आपको परेशान करते, उस व्यक्ति का जो यादगार लम्हा है वो आपको परेशान करता है। तो यहां पर कवि ये बता रहा है कि कोई भी आदमी जब मर जाता है तो कैसे उसको याद रखा जाएगा। बट यहां पर वो किसी का बात नहीं किया, वो अपना बात करा, हाउ आई विल बी रिमेंबर्ड, बिकॉज एक्चुअली वो नेचुरल पोइट, मतलब उन्होंने प्रकृति के प्रति अपना प्रेम पूरा कविता में दिखाया है। जब आप पूरा कविता को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि यार ये तो जबरदस्त, इतना क्लोज से पेड़ पौधों को इतना क्लोज से जीव जंतुओं को कौन ऑब्जर्व करता है, तो कवि ऑब्जर्व करता है। तो कवि ये चाहता है ना कि जब मैं ना रहूं इस धरती पर, जब मैं इन लोगों के बीच में ना रहूं, तो लोग मुझे कैसे याद करें। हर आदमी का एक ड्रीम होता है कि लोग मुझे कैसे याद करें, तो लोग मुझे एक अच्छा नेचुरल पोएट के रूप में याद करें। तो इसी का जिक्र उन्होंने पहला स्टैंजा में किया है। पहला स्टैंजा में क्या लिखा हुआ देखिए एक बार फिर से, क्या लिखा हुआ है पूरा लाइन को एकदम वर्ड टू वर्ड, क्योंकि देखो कविता समझ जाओगे, बस उसका एमसीक्यू हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप आराम से लिख लोगे, इसलिए समझना बहुत जरूरी होता है।
तो लिखा हुआ है, देख लीजिए, जब मेरा वर्तमान, बात समझे, जब मेरा वर्तमान जो है वो पीछे छूट रहा होगा, वर्तमान मतलब मेरा प्रेजेंट जो है वो पीछे छूट रहा होगा, और मेरे दरवाजे पे मौत खड़ा होगा, और वो महीना कब का होगा बताइए, और वो मई का महीना होगा, हरे पत्ते जो है वो पंखों की तरह फड़फड़ा रहे होंगे, नए नए जो रेशम होते हैं, रेशम की तरह वो कोमल कोमल पत्ते होंगे, चारों तरफ हरियाली हरियाली होगा। तो क्या हमारे आसपास के लोग मुझे याद रखेंगे कि ये वो इंसान था जो इतना क्लोज से नेचर को ऑब्जर्व कर रहा था? मतलब देखो कि यहां पर क्या ना, विल द नेबर से क्वेश्चन है, मतलब वो कहता है कि उसको लग रहा है कि क्या लोग याद रखेंगे। तो ये उसका एक जिज्ञासा है, इसका एक इंक्वायरी है कि क्या मुझे लोग याद रखेंगे उस रूप में कि मैं इतना क्लोज से नेचर को ऑब्जर्व करता था। अब आइए सेकंड पैराग्राफ में, इफ इट विल बी इन द डस्क व्हेन लाइक एन आईलिड साउंडलेस ब्लिंक, बोला अगर वो संध्या का समय होगा, संध्या का समय मतलब शाम का टाइम, डस्क मतलब क्या होता है, शाम का टाइम। एक दो इंग्लिश में स्टैंडर्ड वर्ड है, डाउन डस्क, डाउन डस्क। आप लोग का इंग्लिश तो बहुत अच्छा है, बात समझे ना, तो आपका दिल जानता होगा, बात समझे, लेकिन जो है मीनिंग तो जाना होगा ना। तो वो कहते हैं, बहुत गहराई है कविता में, देखिए ना, वो कहते हैं कि अगर वो शाम का समय होगा, संध्या का समय, संध्या एग्जैक्ट वर्ड होता है, बात समझिए ना, किसी का बाबू का नाम संध्या नहीं ना है बाबू, देखिए, तो यदि वो होगा तो गलत मत समझिएगा। तो अगर वो संध्या का समय होगा, किसका समय होगा, संध्या का, और जब देखो जैसे जैसे शाम ढलता है, पलक की ध्वनि झपकन की तरह, देखो लाइक एन आईलिड साउंडलेस ब्लिंक। अब आईलिड साउंडलेस ब्लिंक का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज को समझिए। आईलिड मतलब पलक, पलक किसी का बाबू का नाम नहीं ना है, तो आईलिड मतलब पलक, बात समझिए ना। इस क्लास में कोई पलक नहीं, इतना हमको पता है, इसीलिए बोल रहे, कोई होगा बाबू ऑनलाइन तो माइंड मत करिएगा। तो आईलिड साउंडलेस ब्लिंक, जब लोग अपना पलक झपकते हैं तो आवाज नहीं होता है, आवाज नहीं होती। द ड्यूफिल देखो क्या लिखा हुआ है, देखो द ड्यूफिल हॉक कम्स क्रॉसिंग द शेड्स टू अ लाइट, और एक छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, जैसे जैसे संध्या होते जाता है, छोटे छोटे जो जीव जंतु है, बात समझे, वो लोग धीरे धीरे जमीन पर उतरने के लिए रेडी रहते हैं, उतरने के लिए तैयार रहते हैं, बात समझे। अपॉन द विंड रैप्ड अ प्लांट देम अ ग्रेजर में थिंक, और जो आदमी इन सब चीजों को बड़ा ही क्लोज से ऑब्जर्व करता था, बस उतना क्लोज से ऑब्जर्व करता था, उसके लिए सारे सिचुएशन जो है वो जाने पहचाने होंगे। टू हिम द मस्ट हैव बीन अ फैमिलियर साइट, ये लोगों के लिए नया चीज होगा, बट मेरे लिए बहुत ही फैमिलियर साइट था, बिकॉज ही यूज्ड टू नोटिस सच नेचुरल थिंग्स इन दिस वे। वो नेचुरल चीजों को इतने करीब से ऑब्जर्व करता था, बात समझे, कीड़े मकोड़े जीव जंतु सबके मूवमेंट्स को वो ऑब्जर्व करता था, सबके एक्टिविटीज को वो ऑब्जर्व करता था। कौन, पोइट। तो सेकंड स्टैंजा में उन्होंने इसी बात का होता है। थर्ड में देखो क्या बोला है, थर्ड में बोला है, इफ आई पास ड्यूरिंग सम नॉक्चुरल ब्लैकनेस, अगर मैं मर जाता हूं रात के अंधेरे में, मूडी एंड वॉर्म, व्हेन द हेजहॉग ट्रेवल्स फ्यूटिवली ओवर द लॉन, जब हेजहॉग, छोटा सा जीव जंतु का नाम है हेजहॉग, तो बोला जब हेजहॉग कोशिश करता है लॉन पे चढ़ने का, लेकिन वो फेल हो जाता है, ऐसी रात में, ऐसे अंधेरे बड़े रात में, अगर मैं कीड़े पतंगों के बीच में गर्मी के समय में अगर मैं गुजर जाता हूं, जहां पर हेजहॉग मतलब छोटा जीव जंतु टाइप का एक जानवर होता है, बस छोटा छोटा एकदम एकदम जैसे चूहा देखते हैं, चूहा खरगोश उसी टाइप का होता है हेजहॉग। तो बोला जैसे हेजहॉग चोरी छुपे लॉन में घूमते रहता है, बात समझे। देखो वन में से कोई कह सकता है ही स्ट्रोव दैट सच इनोसेंट क्रिएटिव शुड कम टू नो हम, और ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु है आकर के मेरे लॉन में घूमते रहते थे, लेकिन कोई कहेगा कि ये आदमी कितना अच्छा था कि उन जीव जंतुओं को हार्म नहीं पहुंचाता था। मतलब कभी यहां पर थोड़ा इसको फिर से रिलेट करके आपको बता रहे, वो कहना चाहते हैं कि रात के अंधकार में अगर मैं कभी गुजर जाता हूं, और रात के अंधकार में क्या होता है उसका उन्होंने जिक्र किया कि रात के अंधकार में ये होता है कि मेरे लॉन में छोटे छोटे कीड़े पतंगे और छोटे छोटे जीव जंतु जो घूमते रहते, बात समझे ना, तो उनको मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। क्या मेरे जाने के बाद लोग ये जिक्र करेंगे कि ये कितना अच्छा इंसान था कि छोटे छोटे कीड़े पतंगों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, जीव जंतुओं को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, क्या ये इतना अच्छा आदमी था? क्या लोग मुझे इस तरह से याद रखेंगे? मतलब ही इज एक्सप्रेसिंग द वेरियस पॉसिबिलिटीज हाउ ही वुड बी रिमेंबर्ड वंस ही इज डेड।
वो बता रहा है कि कैसे कैसे रूप में वो जाना चाहता है। वो उसका एक ख्वाहिश है कि मुझे इस तरह से आप जानिए, क्या मुझे इस तरह से याद करेंगे, क्या मुझे इस तरह से याद करेंगे। ही इज एक्सप्रेसिंग द पॉसिबिलिटीज एंड मीनवाइल ही इज आल्सो एक्सप्लेनिंग अबाउट द वे ही यूज्ड टू लव द नेचर। किस तरह से वो नेचर को प्यार करता था उसके बारे में भी वो एक्सप्लेन कर रहा। देखिए अगला में क्या है, बट ही कुड देखो, बट ही कुड डू लिटिल फॉर देम, नाउ ही इज गॉन। और वो इतना अच्छा इंसान था जो छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो कोशिश तो बहुत किया लेकिन उसने जीव जंतुओं के लिए बस इतना ही कर पाया। क्या लोग मुझे इस तरह से याद रखेंगे? फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, हर जगह वो एक्चुअली वो अपना बारे में बोल रहा है बस, और किसी का बात नहीं कर रहा। बट इससे मीनिंग यही है कि आदमी को, हर एक आदमी के दिल में एक ख्वाहिश होता है कि लोग मुझे याद कैसे रखेंगे, क्योंकि पृथ्वी पे जब तक आप हो तब तो गुड एंड फाइन, उसके बाद हाउ यू विल बी रिमेंबर्ड। देखिए, if when hearing that I have been still at last, they stand at the door, watching the fall start, he wills that winter cease. Will this thought rise on those who will meet my face no more? He was one who had an ever for, if for such mysteries. बोला जब मेरे दरवाजे पे मौत खड़ा रहेगा, या जब लोग मेरे घर के आसपास आकर के ये सुन करके मेरे से मिलने के लिए आएंगे कि आदमी अब नहीं रहा इस दुनिया में, तो क्या लोग मुझे इस रूप में याद रखेंगे कि या क्या आदमी था जो सिर्फ मिस्ट्रीज। देखो इतना आपको ऊपर के जितने भी स्टैंडर्ड्स में मैंने जो भी चीज पढ़ा है वो कोई छोटा मोटा चीज नहीं। ऑब्जर्विंग द नेचर इन सच अ क्लोज वे इज रियली अ डिफिकल्ट टास्क। तो वो बता रहा है कि क्या मेरे दरवाजे पर जब लोग खड़े रहेंगे, ठंडी का रात रहेगा, जब लोग मतलब मैं गुजर गया रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, तो क्या लोग आकर के मेरा जिक्र करेंगे और लोग कहेंगे कि यार क्या आदमी था जो इतने मिस्टीरियस चीजों को ऑब्जर्व करता था, क्या कितना अच्छा आदमी था। वो ऐसा आदमी था जिसके नजरों में इतने मिस्टीरियस चीज ऑब्जर्व हो जाते थे। तो क्या लोग मुझे इस तरह से याद रखेंगे? एंड विल एनी से व्हेन माय बेल ऑफ क्विंटेंस इज हर्ड इन द ग्लूम। बोला क्या कोई कहेगा जब अंधेरे में मेरे विदाई की घंटी बज रही होगी। आप लोग में जो लोग क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हो, जो लोग क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते हो, बात समझिए, उनको पता होगा। जिनको नहीं भी बिलीव करते हो सुन लीजिए, बात समझे ना। क्रिश्चियनिटी में क्या होता है ना, चर्च का जो घंटी है वो एक बहुत ही सिंबलाइजिंग चीज है। चर्च का जो घंटी है वो बहुत ही पवित्र चीज है। मतलब चर्च का घंटी बजने का मतलब होता है ना कि कुछ बड़ा इवेंट हुआ, कुछ बिग इवेंट हुआ है, बात समझिए ना, तो चर्च का घंटी बजा जाता है। तो बोला जब मेरे विदाई की घंटी बज रही होगी, क्योंकि ये क्रिश्चियन है इसलिए वो जिक्र कर रहे हैं कि जब मेरे विदाई की घंटी बज रही होगी तो क्या कोई कहेगा जब अंधेरे में मेरी विदाई की घंटी बज रही होगी, एक बहती हुई हवा उसके बहाव में विराम दे रही होगी। हवा जो है वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है रुक जाएगी। अब जब कोई देखो क्या होता है ना, एक माहौल बन जाता है। जैसे आप देखोगे दुर्गा पूजा का टाइम आता है तो एक अलग तरह का माहौल, पूरा फिजाओं में एक अलग तरह की हवा चलने लगती है, बात समझिए ना। वही अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल सिचुएशन है, दुख वाला मौसम है, कोई अगर कुछ दुर्घटना हो जाता है, जैसे कोविड का टाइम था, तो एक अलग ही तरह का वेदर, एक अलग तरह का माहौल आपको फील होता था। तो कभी इतना जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है, वो कह रहा है कि जब मेरे विदाई का घंटी बज रहा होगा, जब मैं जा रहा हूँगा, तो हो सकता है एक बहती हवा कुछ पल के लिए थम जाएगी, लेकिन फिर से वो हवा चलेगी, क्योंकि जिंदगी रुकता नहीं, कभी भी कोई चीज रुकता नहीं। बहती हवा जो है हो सकता है कुछ पल के लिए थम जाए, और फिर जैसे ही कोई नई घंटी बजेगी फिर से अगला दिन आएगा, फिर से अगला सवेरा होगा, फिर से अगला इवेंट होगा, फिर से अगला दिन वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। तो क्या क्या लोग मुझे याद करेंगे? ही हियर्स इट नॉट नाउ बट यूज्ड टू नोटिस समथिंग, कि क्या लोग मुझे इस रूप में याद करेंगे कि ये आदमी था जो इतना जबरदस्त चीजों को नोटिस करता था, आज वो हम लोगों के बीच में नहीं। तो पूरा सारे स्टैंजास को पढ़ने के बाद समरी ऑफ द पोएम यही है कि इस कविता में वो ये बता रहे हैं कि उनको कैसे याद रखा जाएगा। और अब आपको तो ये समझ आ गया होगा कि हाउ ही वांट्स टू बी रिमेंबर्ड, वो कैसा चाहते हैं, वो किस रूप में जाना चाहते हैं। तो ही वांट्स हिमसेल्फ टू बी रिमेंबर्ड एज द नेचुरल पोएट, एज द पर्सन हु यूज्ड टू नोटिस द मिस्टीरियस थिंग्स इन दिस नेचर। नेचर में जो मिस्टीरियस चीजों को ऑब्जर्व करता था, जो अजीब अजीब चीजों को ऑब्जर्व करता था, जो यूनिक चीजों को ऑब्जर्व करता था, उस रूप में ये कवि अपने आप को जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग मुझे इस रूप में जाने। क्लियर है गाइस? तो ये प्यारा सा कविता हम लोग का खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। देखिए